करिए स्टार्ट। चलिए देखो, तो अभी तक जो हमने फ्रैक्शंस पढ़े हैं वो लेस देन वन वाले थे ना, है ना। सो मोर देन वन या फिर ग्रेटर देन 100%, तो उनका कैसे करेंगे। जैसे कि पहली बात तो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है 137.5%, ऐसा कुछ परसेंटेज आपको गिवन है, और अगर आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखो, ब्रेक करेंगे इसको, यानी ये ब्रेक करेंगे, आपको पता है कि ये 100% प्लस 37.5% ऐसा होगा, है ना। सो 100% का फ्रैक्शन 1 बनेगा और ये क्या बनेगा 3/8। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 8 + 3 11/8 ये फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 11/8 बनेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो कोई भी ऐसा 100% से अगर ग्रेटर देन 100% कोई परसेंटेज आपको दे रखा है तो वो ऐसा ही मिलेगा, जिसको ब्रेक करने पर इस तरह के फ्रैक्शन मिलेंगे जो हमने पढ़े हैं ना, वही फ्रैक्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया कि 189% ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी परसेंटेज नहीं मिलेगी। अगर बाई चांस ऐसी मिल भी जाए ना तो फिर बस ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वहां पे फ्रैक्शन का यूज नहीं होगा, ठीक है, सिंपली। या फिर आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि आपको ये फ्रैक्शन जो मैंने अभी बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड अगर इस तरह की कोई परसेंटेज आ जाए तो उसको ब्रेक करके आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मान लिया आपको फ्रैक्शन कोई बड़ा मिल जाए, जैसे कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, लास्ट में आपको आंसर जो है वो परसेंटेज में देना है और आपके सामने क्या है एक फ्रैक्शन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वो ब्लॉक वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें वो 3/8 आ रहा था ऐसे मल्टीप्लाई, तो आपने क्या लिख दिया था, डायरेक्ट 37.5% लिख दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और यहाँ पे जैसे ऐसे आ जाए 11/8 × 100 ऐसा कुछ आ जाए, तो आपको ये देखना है कि यहाँ जो फ्रैक्शन है वो कैसे हम ब्रेक करें, यानी इसका परसेंटेज क्या होगा। तो वर्बली आप कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। वर्बली आप देखोगे कि 11 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3/8 बनेगा, तो 1 का परसेंटेज 100 होगा, 3/8 का 37.5%, तो 137.5% इसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें तभी आएगी जब आपने वो फ्रैक्शंस पढ़े हैं, उनको आपके दिमाग में है वो चीजें, फ्रैक्शन आपके मल्टीपल्स जो है वो आपको ध्यान में है, ठीक है। तो ये चीज तो हो ही जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन 1 कोई भी फ्रैक्शन हो या फिर मोर देन 100% से कोई भी परसेंटेज ऐसी वैल्यू दे रखी है तो उसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं इन फ्रैक्शंस को इतना हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका यूज क्या है और मतलब क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो कि इनका मीनिंग क्या है, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20%, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा क्या होगा 1/5 होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो भी कोई भी परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, जो ये बेस में जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ये होती है हमारी एज अ कंप्लीट वैल्यू, हम एज्यूम करेंगे इसको कंप्लीट या होल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। और जो ये न्यूमरेटर में होता है इसे हम कहेंगे पार्ट या परसेंटेज वैल्यू, पार्ट या परसेंटेज वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझो इसको। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 एक अगर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है ना, तो इस 5 का अगर मैं बात करूं 20% कैलकुलेट करने की तो वो एग्जैक्ट 1 के इक्वल आएगा। आप 5 का जब भी 20% कैलकुलेट करोगे तो वो एग्जैक्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जैसे हमने लिखा 37.5%, ठीक है, इसका फ्रैक्शन 3/8 आ गया, ठीक है। अगर हम कभी भी 8 का 37.5% कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जैक्ट 3 आएगा। आप कभी भी कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको, 37.5% ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये एग्जैक्ट 3 के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है इस चीज की, ठीक है। जैसे हमने लिखा 14.28%, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 1/7। सो कभी भी अगर 7 का 14 और 2/8% कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट 1 आएगा वो, ठीक है।
मतलब समझ रहे आ रही है आपको? ठीक है, देखो जैसे हमने लिखा 87.5%, इसका फ्रैक्शन क्या था 7/8। तो अगर आप कभी भी 8 का 87.5% कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट वो 7 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। ये फ्रैक्शन का मतलब ही ये है, जितने भी हमने फ्रैक्शन पढ़े हैं उनमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका जिस परसेंटेज का वो फ्रैक्शन है उतना परसेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वो जो नोमिनेटर में वैल्यू है ना वही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, मतलब ये इनका क्या यूज होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इनका यूज कहां पे होगा? जैसे देखो ध्यान दो, अगर मान लिया मैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ये हो सकता है कि जैसे मान लिया आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस दे रखा है 700 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%। तो आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? आपको पता है ना प्रॉफिट जो परसेंट कैलकुलेट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मतलब इस परसेंटेज का बेस कौन है 700। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 700 का 20% कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका 700 का 20% क्या आ जाएगा 140 रुपीज। तो मतलब 140 रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 840 रुपीज, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, अब अगर यहीं पे ऐसा दिया होता कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 840 रुपीज सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसा कुछ पूछा जाए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब आपको ये तो क्लियर है कि 20% प्रॉफिट है, ठीक है। एक तो जैसे फॉर्मूला होता है हम फॉर्मूला में भी यूज करते हैं, आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला बुक्स वगैरह में आपने कभी पढ़ा होगा तो कुछ इस तरह से होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ऐसे लिखते हैं, और डिवाइड बाई 100 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस करते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना स्कूल टाइम में, थोड़ा बहुत याद हो या कभी बुक में पढ़ा होगा, इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने सेलिंग प्राइस निकालने का। और कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है इसी को, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये 100 तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, तो ये क्या बन जाता है, यानी कि 100 डिवाइड बाई 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट होगा तो वो प्लस हो जाएगा 100 में और अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट ये तो चलो ठीक है, अगर मान लिया परसेंटेज आपकी 20% गिवन है, 30% गिवन है, 10% गिवन है, ठीक है, ऐसी वैल्यू अगर गिवन है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, इसको फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 20% प्रॉफिट है ना, तो 20 को प्लस करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे और नहीं तो माइनस कर देंगे अगर लॉस है तो, और इनटू क्या करेंगे 700। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 120 हो जाएगा और ये 100 से ये 7 पे कैंसिल, 7 इंटू 120 कितना बन जाएगा 840, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आया, यही चीज आ रही है आंसर में, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, यानी कि 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 और मल्टीप्लाई बाई 840 करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 700 आ जाएगा। ये चीज ठीक है, यहां तक ठीक है कि अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो 20%, 10%, 30%, 50% ऐसी वैल्यू दे रखी है तो यहां पे हमें 100 प्लस 20, 100 प्लस 10, 100 प्लस 5 ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं। बट क्या हो अगर आपका प्रॉफिट परसेंट जो है वो कुछ ऐसा दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 880 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 14.28%, ऐसा दे रखा है, फिर क्या करोगे? अब फंस जाओगे ना इस फॉर्मूला में। अब इसमें पुट करके देखो, अगर मान लिया मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, ये फॉर्मूला यूज करूं, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 14.28 मल्टीप्लाई बाई 880। करो सोल्व, कैसे करोगे इसको? हो गया ना प्रॉब्लम, दिक्कत आ गई ना। अब यहाँ पे देखो ये 114.28 कैसे सोल्व करोगे इसको, ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी और एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आ पाएगा क्या पता आपका, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में है। अब आपको पता है ये 14.28 तक सीमित नहीं है, ये यहाँ तक एंड नहीं है इस नंबर का, ये नंबर आगे भी है डेसिमल में। जैसे हम लिखते हैं ना 33.33%, इसका मतलब ये नहीं है कि 33.33 तक ही ये कंप्लीट हो गया नंबर, ये 33 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना आंसर पे। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाओगे आप, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे इसके तरीके से।
और क्या होता है कि कई बार अगर मान लिया आपके ऑप्शन में कुछ ऐसे दे रखे हैं कि आंसर काफी क्लोज दे रखे हैं, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आंसर क्या होना चाहिए। हो सकता है दो आंसर आपके जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के दोनों ही आंसर बिल्कुल क्लोज हो, तो किसको टिक करोगे आप, किसको आंसर करोगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का यूज करेंगे। फ्रैक्शन देखो कितना आसान बना देगा इस क्वेश्चन को, बताता हूं मैं, देखो ध्यान दो, हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको है ना जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या जो भी मतलब पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं फॉर्मूला रटाने की कोशिश नहीं करूंगा आपको। ठीक है, फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, बुक्स वगैरह में आपने पढ़े हैं। एक्चुअल में क्या है कि कंसेप्ट को सीखो कि कंसेप्ट है क्या, नंबर्स को किस तरह से हम डील करना चाहते हैं, करनी चाहिए हमें उनके साथ, किस तरीके से डील करें हम नंबर्स को, ताकि हमारे आंसर फॉर्मूला कैसे बने, नंबर से ही तो बने हैं ना। नंबर को कहां पे क्या ऐड करना, उसी को क्या कर दिया, एक जनरली एक वेरिएबल लेके उस चीज को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें मेन बेसिक कंसेप्ट ही पता होगा तो फॉर्मूला की क्या जरूरत है रटने की, इतने सारे फॉर्मूलाज रटें, ट्रिक रटें, नहीं, जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट सीखो। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट है। अब आपको ये तो चीज पता है, देखो अगर मान लिया यहां पे प्रॉफिट होता तो हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लेते, जैसे यहां पे इसका 20% कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहां पे क्या होगा, अब आपको ये तो पता है ना कि ये देखो 14.28% जो परसेंटेज है ना, ये किसका कैलकुलेट होगा, इसका बेस कौन है, कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा। अब कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, मतलब हम ये जो प्रॉफिट है इन रुपीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया ना इन रुपीज कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, कैसे कैलकुलेट किया कि ये 20% हमने इसका 700 का कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमें 700 यानी कि कॉस्ट प्राइस गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम किसका कैलकुलेट करें, सेलिंग प्राइस का तो नहीं कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस बेस नहीं है इसका। तो अब क्या करें कि ऐसा हम क्या करें कि यहां पे फॉर्मूला भी यूज ना करना पड़े, क्योंकि फॉर्मूला से कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो हम यहां पे करेंगे फ्रैक्शन का यूज। देखो ध्यान से देखना कैसे फ्रैक्शन यूज होगा। यहां पे आपको पता है इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, बताओ, 1/7। अब आपको यह भी पता होगा कि 7 का 14 एंड 2/7% कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये चीज क्लियर है। मतलब कहने का ये जो परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज है ये 7 का इतना परसेंट 1 होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो परसेंटेज है ये किसका है, कॉस्ट प्राइस का है ना कैलकुलेट होके, मतलब ये प्रॉफिट जो है वो किसका है, कॉस्ट प्राइस का 14.28% है। तो अगर मैं कहूं आपका कि कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लूं 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा, 7 का इतना परसेंट, यानी कि कॉस्ट प्राइस का ही तो है ना, ये कॉस्ट प्राइस का 14 एंड 2/28% कितना होगा, 1। तो मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस 7 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 8 यूनिट हुआ। ठीक है, अब जब 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 880 रुपीज, सो 1 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 8 से डिवाइड कर देंगे 110, और 7 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 110 से मल्टीप्लाई कर दो 770 रुपीज। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ना तो आपको यहां पे कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी, ना ही इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये यूज है। अब ऐसे यूज अगर आप कर सकते हो क्वेश्चंस में, इनका फ्रैक्शंस का ऐसा यूज कर सकते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ना तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपका इतना टाइम वेस्ट होगा कि उस पे कैलकुलेशन पे इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितना आपके पास टाइम होगा उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाओगे और अच्छे से। जैसे कि सीसेट में अगर कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें टाइम लगता है, पढ़ते हैं उसको, तो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, उनमें टाइम जितना कम लगेगा उतना टाइम वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ये यूज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और आगे भी बहुत यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं यहाँ पे इतना बताना चाह रहा था कि इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं और बहुत आसान बना सकते हैं आपके क्वेश्चंस को, अगर ये फ्रैक्शन आपको यूज करने आगे तो। बस यहाँ पे आपको ध्यान यही चीज रखनी है कि जैसे कि अगर ये परसेंटेज है तो इसका ये फ्रैक्शन है, तो मतलब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका इतना परसेंट हमेशा नोमिनेटर वैल्यू होती है, हमेशा ऐसा होगा, चाहे कोई भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लेना आप। ठीक है, क्लियर ये चीज हो जाएगा। चलो अब दूसरा देखो। अब बात करते हैं जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की।
यानी किसी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे। परसेंटेज में अगर दे रखा है कि किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, 30% डिक्रीज किया जा रहा है, 12.5% इंक्रीज किया जा रहा है, 37.5% डिक्रीज किया जा रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो उसका क्या मतलब होता है। देखो जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है उसको 20% इंक्रीज करना है, 20% मतलब इंक्रीज, प्लस का साइन लगा रहा हूं मीन्स इंक्रीज, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया मीन्स डिक्रीज, ठीक है। अब 20% इंक्रीज होने का क्या मतलब है, देखो जैसे अगर मान लिया कोई 100 है, ठीक है, इसको अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं कि 100:120, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6, मतलब 5:6 ये रेशियो मिल रहा है हमें। कहने का मतलब ये है कि 20% इंक्रीज होने का मतलब है कोई नंबर 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर 5 से 6 हो रहा है, 50 से 60 हो रहा है, 500 से 600 हो रहा है, ठीक है, 10 से 12 हो रहा है। इसी रेशियो में जो कोई चीज चेंज हो रही है ना, कोई भी नंबर अगर इस रेशियो में चेंज हो रहा है तो इट मींस वो 20% इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब जैसे अगर मान लिया आपको डिक्रीज दे दिया जाए, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 30% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो इसका मतलब यही होगा, यानी कि 100 से क्या हो रहा है, 70 हो रहा है, तो मतलब ये 10:7 इस रेशियो में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे फ्रैक्शन की बात करूं, जैसे फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/5 बनेगा ना। अब आपको पता है 20% इंक्रीज होने का मतलब, अगर हमारा नंबर कोई 5 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 1, मतलब 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, और देखो यहां पे यही हो रहा है, 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही चीज। जैसे अगर मैं कहूं कि 40% इंक्रीज हो रहा है, 40%, तो 40% का मतलब 100 से क्या हो रहा है, 140 हो रहा है। तो जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 20 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही तो है ना, 40% का क्या था, 2/5 था, मतलब 5 का 40% 2 होता है, मतलब 5 अगर हमारा स्टार्टिंग में कोई नंबर है तो उसका 40% मतलब 2 इंक्रीज होगा, तो 40% इंक्रीज होने का मतलब 5 से 7 होगा, 5 पे 2 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन है अगर वो 20% इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हम ये बार बार यूज करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बार बार जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे अगर मैंने कहा कि 20% इंक्रीज हो रहा है, मैंने फ्रैक्शन बना दिया 1/5, तो मैं कहूंगा कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, या 20% डिक्रीज हो रहा है मतलब 5 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस चीज को समझना आपने, ठीक है, कि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 पे 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी है, तो ये फ्रैक्शन की वजह से ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखो जैसे अब आपको पता है कि यहाँ पे 40% इंक्रीज किया मैंने, है ना, 40% इंक्रीज किया, मतलब 100 को मुझे 140 बनाना है, मतलब 40% इंक्रीज करना है। अब एक बात बताओ, इसको 100 को 140 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 140/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। 100 से 100 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में लिखूंगा, जो मुझे बनाना है उसको मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, तो हो जाएगा कन्वर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, वही 7/5, मतलब 100 को अगर मैं 7/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 140 बन जाएगा। अब फ्रैक्शन में इसी चीज को कैसे समझेंगे, मतलब देखो अगर मुझे किसी नंबर को क्या करना है, 40% इंक्रीज करना है, किसी नंबर को 40% इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 5 पे 2 का इंक्रीमेंट करूंगा, और 5 पे 2 का इंक्रीमेंट करने का मतलब उस नंबर को 5 + 2 7/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 40% इंक्रीज हो जाएगा। 7/5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है। तो किसी भी नंबर को, जैसे अगर मान लिया आपको दिया है किसी नंबर को आपने क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है, क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/5। तो मतलब ये हुआ कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट करने का मतलब उसको कितने टाइम्स कर देंगे, 6/5 टाइम्स कर देंगे उस नंबर को, ठीक है। मैंने कहा किसी नंबर को 20% डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/5 से डिक्रीज करने का मतलब ये कि 5 पे 1 का डिक्रीमेंट, मतलब उस नंबर को हम क्या कर देंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4/5 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। किसी नंबर को अगर 40% डिक्रीज करना है, 40% डिक्रीज करना है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/5, यानी 5 पे 2 का डिक्रीमेंट करना है, तो इट मींस कितना टाइम्स करेंगे उसको, 5 - 2 यानी 3/5 टाइम्स कर देंगे उस नंबर को, समझ रहे हो।
ठीक है, कोई भी परसेंटेज में इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो आपने फ्रैक्शन का ऐसे यूज करना है कि कितना टाइम्स करना है, कितना मल्टीप्लाई करना, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस नंबर को आपको क्या करना है, 28.57% से इंक्रीज करना है इस नंबर को। तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/7, यानी कि 2/7 से क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। और 2/7 से इंक्रीज करने का मतलब कितना टाइम्स करना पड़ेगा, इसको 9/7 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 7 पे 2 का इंक्रीमेंट मतलब 9/7 टाइम्स कर देना। तो अगर मैं डायरेक्ट इस नंबर को, देखो यहां पे मुझे 28.57% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप इसका 28.5% कैलकुलेट करो, फिर इसमें ऐड करो, फिर इंक्रीज करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, 777 को क्या करोगे, 9/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 999। हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो यही यूज है इनका फ्रैक्शंस का, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कोई नंबर है 1331, इसको डिक्रीज करना है। ठीक है, इसको डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, 18 and 2/11% से डिक्रीज करना है, इतना डिक्रीज करना है। ये क्या करेंगे, बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 2/11 बताया था ना। ये देखो 9 की टेबल किसमें चलती है, 2/11, यानी 2 यहां से देख के ही पता चल जाएगा कि 2/11 आएगा। मतलब डिक्रीज करने का मतलब ये है कि 11 पे 2 का डिक्रीमेंट, 11 पे 2 का डिक्रीमेंट करने का मतलब कितना टाइम्स करेंगे, इसको 9/11 टाइम्स कर देंगे, इसको 9/11 टाइम्स कर देंगे। सो 1331 को 9/11 टाइम्स करेंगे तो ये 11 पे कैंसिल आउट करेंगे, 1 2 1, और ये आ जाएगा आपका 9 8 10। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है ना, कर लोगे इस तरह से यूज फ्रैक्शंस को। हम आगे करेंगे इनको यूज प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें सब में यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ समझ में ना आया हो या फिर कोई भी छोटा भी डाउट हो। समझ में आ रहा है सबको, बैठे तो तुम लोग ऐसे हो कि बिल्कुल जैसे मार पीट के बिठा रखा है सबको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो बता दो। क्लियर हो रहा है, फिर इतना मायूस क्यों हो रखे हो कि मतलब पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं मैं, पता नहीं जैसे कुछ नया ही बता दिया या कुछ ऐसा इतना टफ बता रहा हूं मैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तभी हो सकते हैं ऐसे हाल, तो जैसे चुपचाप ऐसे आराम से बैठे हो, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। थोड़ा स्माइल रखा करो चेहरे पे, तब मुझे ये पता चलेगा, एहसास होगा कि हाँ बच्चों को समझ में तो आ रहा है, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है वो, तभी चेहरे पे मुस्कान है, हाँ हमने सीखा है कुछ। ठीक है, ऐसे मायूस बन के बैठोगे तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसी धक्का कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मतलब जबरदस्ती कर रहा हूँ कि क्यों गालियां दे रहोगे मन में बैठे बैठे, क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्यों बोर कर रहे हैं फालतू में। ये चीजें देखो, ये बेसिक सी चीजें हैं, मतलब स्टार्टिंग की चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि ये मतलब पहली बार पढ़ रहे हो या फिर जो भी है, तो लेकिन आगे आगे जब ये चीजें क्लियर हो जाएगी ना, आपको समझ में आ जाएगी, आपको बनाने आ जाएंगी चीजें, यूज करनी आ जाएंगी, तो आगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना, ये बाकी के चैप्टर्स के और भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे तब बड़ा मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी हम इजी तरीके से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का यूज करके कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा एक मैं डायरेक्ट आपको परसेंटेज को यूज करना भी बता देता हूं। जैसे मान लिया किसी को 20% इंक्रीज करना है ना, तो आप डायरेक्ट आप उसका 120% भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि अगर मान लिया 800 को मुझे 20% इंक्रीज करना है तो आप डायरेक्ट इसका 120% कर दो। 120% का मतलब 800 का 120/100 टाइम्स कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। बात तो वही है ना, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या बना, 1/5। 1/5 इंक्रीज करने का मतलब कितने गुना करना, 6/5 करना, और 6/5 ही तो है ये 120%। 120/100 क्या होगा, 6/5 ही तो होगा।
ठीक है, चीजों को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर कई बार मान लिया आपको जब सिंपल सी परसेंटेज होती है ना, जैसे 50% है, 20% है, 10% है, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपका 20% मतलब 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में तभी जाओगे आप जब आपके पास फ्रैक्शन वाली ही वैल्यूज दे रखी होगी। जैसे फ्रैक्शन टाइप की परसेंटेज आपको देगी 37.5% है, 11.11% है, ऐसी परसेंटेज दे रखी होगी ना, तभी आपको ज्यादातर फ्रैक्शन का यूज करना। अदरवाइज ये चीजें सिंपल यूज करो आप। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार मतलब ये कहूं कि आपको हाँ फ्रैक्शन का ही यूज करो हर बार, नहीं। जो मेथड आपको इजी लगे, जहां पे आपको लगे कि ये चीज इजी है, तो उसी मेथड को यूज करो। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीजें हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लिया ये दिया जाए कि 22 and 2/9% इंक्रीज करना है, या फिर डेसिमल में दे रखा हो जैसे 22.22% इंक्रीज करना है, तो वहां पे हम ये चीज नहीं यूज कर सकते। कि आप ये नहीं कर सकते कि 800 को 122.22 से मल्टीप्लाई कर दो, बाई 100 इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करोगे तो फिर फंस जाओगे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 2/9। 9 पे 2 का इंक्रीमेंट मतलब यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, 11/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो जहां फ्रैक्शन यूज करना वहीं पे फ्रैक्शन यूज करना है। अदरवाइज हर जगह नहीं घुसा देना इसको फ्रैक्शन को कि हाँ फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जहां पे इजी रहेगा तो वो चीज इजी तरीके से ही करेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन से यूज करें या फिर सिंपल परसेंटेज को यूज करें। चलिए, अब जैसे कि हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो देख लिया, बट एक टर्म होती है यहां पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, बता सकता है कोई, क्या मतलब होता है? कुछ चीजों का 90% कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके ऊपर 80%। बिल्कुल, सक्सेसिवली हमने करना है कोई भी चीज। सक्सेसिवली का मतलब समझ रहे हो, एक चेंज किया हमने, कोई भी इंक्रीज किया डिक्रीज किया, उसके बाद फिर वो सक्सेसफुली वो जो रिजल्ट आया ना हमारा, उस रिजल्ट को फिर आगे परसेंटेज में डिक्रीज या इंक्रीज करना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो, दो तरह के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है सक्सेसिव। अब इन दोनों में क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर को 2 बार इंक्रीज करना है, एक बार 20% इंक्रीज करना है और दूसरी बार 10% इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ऐसे कुछ भी है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी ले लो। ठीक है, और एक मैं कहूं कि सक्सेसिवली करना है यही चीज, 20% इंक्रीज करना है फिर 10% इंक्रीज करना है। दोनों में फर्क क्या है, देखो, जैसे अगर मैं कहूं आपको कि मेरे पास कोई नंबर है 5000, ठीक है, मुझे पहले क्या करना है, 20% इंक्रीज करना, फिर 10% इंक्रीज करना। अगर ये सिंपल इंक्रीमेंट है, अगर ये सिंपल इंक्रीमेंट है तो क्या होगा, देखो, ये पहले तो 20% इसका कैलकुलेट होगा 5000 का, तो 20% कितना हो जाएगा, 10% 500, 20% 1000, तो 1000 का इसमें इंक्रीमेंट होगा, कितना बन जाएगा ये 6000। ठीक है, आगे फिर मुझे क्या करना है, 10%। अब ये जो 10% है ये क्या है, सिंपल इंक्रीमेंट है, तो सिंपल में हमेशा क्या होगा, हमेशा इनिशियल वैल्यू का ही कैलकुलेट होगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने बैंक में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट की, तो आपने जो अगर 5000 डिपॉजिट किया ना, अगर आपको 20% इंटरेस्ट मिल रहा है ना हर साल, तो वो 20% हर बार 5000 का कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है? मान लिया एक साल में आपको 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, आपकी अमाउंट 6000 होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल जो 20% इंटरेस्ट मिलेगा वो 6000 पे, नहीं, वो 5000 पे ही मिलेगा, आपका प्रिंसिपल पे ही मिलता जाएगा हर साल, चाहे आप 10 साल तक जमा करते रहो, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल इंक्रीमेंट। यानी सिंपल इंक्रीमेंट में हर बार जो बेस रहेगा ना परसेंटेज का, वो एक ही रहेगा, वो होगा इनिशियल वैल्यू आपकी। मतलब ये जो 20% है इसका बेस भी यही है और इस 10% का बेस भी यही है, तो इसी का 10% कैलकुलेट होगा, तो कितना हो जाएगा 500, मींस 6500 टोटल अमाउंट बन जाएगी 2 बार इंक्रीमेंट करने के बाद। ठीक है, दूसरी बात, अगर यही चीज सक्सेसिव होती, अगर यही चीज सक्सेसिवली होती, तो हमें क्या मिलता है, देखो, पहले 20% इसका कैलकुलेट होगा, पहली बार तो सेम ही रहेगा, 20% बेसिक जो इनिशियल वैल्यू उसका 20% कैलकुलेट होगा, तो यानी कि 1000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बन जाएगा ये 6000 बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट 10% का इंक्रीमेंट होगा ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट 10% का इंक्रीमेंट, वो आपका इनिशियल वैल्यू का नहीं होगा, वो आपकी फाइनल वैल्यू का होगा। यानी कि जो रिजल्ट आया ना पहले चेंज के बाद,
फर्स्ट जो हमने चेंज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, उसके बाद जो हमें फाइनली रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट का आगे 10% कैलकुलेट होगा, यानी इसका 10% कैलकुलेट होगा तो कितना हो जाएगा 600, और ये ऐड होगा तो 6600 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में और सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। मतलब ये सिंपल चेंज है, ये सक्सेसिव चेंज है, सिंपल और सक्सेसिव में ये फर्क होता है। अब इन दोनों के साथ डील कैसे करेंगे हम, ये समझते हैं। देखो, अगर हमने दो बार 20% और 10% दो इंक्रीमेंट किए हैं किसी वैल्यू में, अगर वो सिंपल है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 20 + 10 कितना हो जाएगा 30%। तो आप बोल सकते हो कि जो हमने सिंपल इंक्रीमेंट किए थे दो, एक 20% दूसरा 10%, तो उनके इक्विवेलेंट जो इंक्रीमेंट है वो क्या है 30%। इनके इक्विवेलेंट क्या है 30%, क्योंकि ये सिंपल थे। तो सिंपल परसेंटेज में दोनों का बेस आपका सेम है, तो हम परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 20% भी 5000 का था, ये 10% भी 5000 का, तो यानी कि टोटल 30% ऑफ 5000 हो गया। लेकिन सक्सेसिव में हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये 20% का बेस कौन है 5000, और इस 10% का बेस कौन है 6000, यानी कि बेस वैल्यू जब डिफरेंट है तो उन परसेंटेज को डायरेक्ट ऐड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना ऐड। फिर इनको भी ऐड करने का कोई तो तरीका होगा हमारे पास, है ना। अब इनको तो चलो ठीक है, अगर मान लिया आपको ये कहा जाए, क्वेश्चन है कि किसी नंबर को पहले मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, फिर 10% इंक्रीज कर दिया, और दोनों जो इंक्रीमेंट है वो सिंपल है, सिंपल इंक्रीमेंट है, तो बताइए वो नंबर ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो क्या आंसर आएगा आपका 30% इंक्रीज हुआ, क्योंकि सिंपल है, सिंपल को डायरेक्ट बता सकते हैं कि 20 और +10 यानी कि 30% इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि एक नंबर को सक्सेसिवली दो बार इंक्रीज किया गया, एक बार 20%, दूसरी बार 10%, तो बताइए वो नंबर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ओवरऑल। तो क्या आएगा आंसर 30% तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सक्सेसिवली ऐड हो रहा है, तो 20 + 10 दोनों को डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं सकते। तो एक तो ये तरीका है कि आप क्या करो, कोई नंबर एज्यूम करो, उसको 20% इंक्रीज करो, फिर 10% इंक्रीज करो सक्सेसफुली, फिर वो नंबर रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसका चेक करो कि ये कितना परसेंट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 1600 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे हुआ है 5000 पे, कितना परसेंट हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 32%। सो ओवरऑल जो है ना 32% आया। इन दोनों का जो रिजल्ट आया ना वो कितना आया है 32% इंक्रीमेंट आया। ये इक्विवेलेंट रिजल्ट आया, इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट हुआ है। या तो आप ये तरीका यूज करो कि कोई नंबर एज्यूम करके उसको इंक्रीज करो, फिर वो इंक्रीमेंट चेक करो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, या तो ये मेथड यूज करो। या फिर मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जिससे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और वो मेथड आपने शायद क्या पता पहले पढ़ा भी होगा इक्विवेलेंट रिजल्ट का सक्सेसिव का, कि x + y + x × y/100। ये मेथड आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो x और y है वो क्या है, दो चेंज हैं। अगर वो इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे इनको, अगर डिक्रीमेंट है तो नेगेटिव वैल्यू लोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या इन दोनों को ऐड करने पर 32 आता है। इस फॉर्मूला में ऐड करके देखो। देखो पहला क्या है 20%, तो +20 लेंगे। दूसरा क्या है 10%, तो +10 लेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। 20 × 10 / 100, इट मीन ये क्या हो जाएगा 30, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 200/100 यानी कि 2, तो आ गया ना 32%। और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट है, तो वो हो सकता है डिक्रीमेंट भी आ जाए ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। तो ये मेथड आप यूज करोगे जब भी आप सक्सेसिव चेंज कर रहे हो, कोई भी 2 या 3 चेंज कर रहे हो, जितने भी चेंज कर रहे हो, तो इस मेथड से आप उनको कंबाइन कर सकते हो परसेंटेज में। आपको नंबर एज्यूम करके ये चीज करने की, इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकते हो। एक बार इसको फॉर्मूला को लिख लो, अगर ये लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि कुछ किस तरह से नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से चेंजेस जो है आपके सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
डन हो गया। चलिए देखो, जैसे अगर मान लिया अभी हमने किया कि चलो पहले हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर 10% डिक्रीज करते हैं, बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके इक्विवेलेंट सक्सेसिवली है ये, कंबाइन करके बताओ इसको किस क्या रिजल्ट आएगा इसका। किसी नंबर को अगर एक बार 20% इंक्रीज किया फिर उसको 10% डिक्रीज किया तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो। हाँ सक्सेसिव है ये। सिंपल में तो डायरेक्ट ही ऐड करते हैं, सिंपल होगा तो ये क्या हो जाएगा +20 -10 यानी कि +10 आ जाएगा, सिंपल अगर होगा तो। ठीक है, बात करते हैं सक्सेसिव की। 8% क्या इंक्रीज या डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू ये पॉजिटिव है तो +20, ये डिक्रीज हो रहा है तो -10। जब दोनों को मल्टीप्लाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे, 20 × 10 डिवाइड बाई 100। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 20 - 10, 10 तो यहां से हो जाएगा और -2 यहां से हो जाएगा, सो +8 आ जाएगा। मींस ओवरऑल वो नंबर 8% इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बताइए मुझे, अगर मान लिया एक पहले नंबर को -20% डिक्रीज किया जाए फिर 10% इंक्रीज किया जाए तो क्या आए, ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा उस नंबर पे। -12%, मतलब 12% डिक्रीज होगा नंबर। ठीक है, तो करना क्या है, देखो वही यानी कि -20 +10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 20 × 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो -10 और -2 मतलब -12। -12 का मीन मतलब क्या है कि डिक्रीज हो रहा है, 12% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए बताइए, जैसे अगर मान लिया आपको दे दिया कि कोई नंबर पहले 7% डिक्रीज किया जा रहा है फिर 3% डिक्रीज किया जा रहा है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। क्या है, -9.79। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो -7 -3 और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -7 × -3 करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 7 × 3 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से तो -10 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस आएगा पॉजिटिव, 7 × 3 21/10, 100 का मतलब क्या 0.21। ठीक है, जब इसको ये देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव यानी कि -9.79% नेगेटिव आने का मतलब डिक्रीज होगा ये। ठीक है, हो जाएगा ना, ये कर लोगे इस तरह से। अब ये कहां पे यूज करना है, जब आपको मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज में गिवन है और आपका आंसर आपसे परसेंटेज में ही पूछा गया है कि कोई वैल्यू कितना, जैसे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना % इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तभी आपने यूज करना है। अगर मान लिया आपको कोई पॉपुलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आपको दे दिया कि कोई किसी शहर की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 20% इंक्रीज हुई, सेकेंड ईयर 10% डिक्रीज हुई, और आपको या तो इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है या फाइनल पॉपुलेशन दे रखी है, उनमें से अगर इनिशियल दे रखी है तो फाइनल पूछी गई है आपसे, फाइनल दे रखी है तो इनिशियल पूछा गया, तो उस केस में आपको ये चीज यूज नहीं करनी, क्योंकि वहां पे आपसे एक्चुअल में पॉपुलेशन पूछी गई है, ना कि उस पर इफेक्ट क्या पड़ा। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि ओवरऑल कितना % पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हुई, फिर आप ये कर सकते हो क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में गिवन है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ही पूछी गई है कि अब कितनी पॉपुलेशन हो गई है या पहले कितनी पॉपुलेशन थी, ऐसा पॉपुलेशन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर पूछा जाए, फिर आप ऐसे ऐड करके फिर उसको इंक्रीज डिक्रीज मत करना। क्योंकि अगर मान लिया आपने ऐसा किया कि जैसे ये चीज कर रहे हो, पहले तो आप इनको ऐड करोगे 8%, फिर पॉपुलेशन को 8% इंक्रीज करके वहां पे कैलकुलेशन करोगे, इससे अच्छा क्या करो आप दो बार उसको, एक बार इंक्रीज कर दो, एक बार 10% डिक्रीज कर दो साथ में। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना कि 5000 को एक नंबर एज्यूम करके हम इंक्रीज लिख रहे, वो चीज करो फिर। ठीक है, वहां पे आपको ये यूज नहीं करना। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल आपको ये कह देते हो कि किसी शहर की पॉपुलेशन पहले 15,000 थी, ठीक है, पहले साल वो 20% इंक्रीज हुई,
ठीक है, और दूसरे साल वो 10% डिक्रीज हुई, तो ओवरऑल अब बताओ फाइनली 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी है। तो यहां पे आपको ये चीज यूज नहीं करनी कि पहले आप 8% कैलकुलेट कर रहे हो इसका, उसके बाद इसको 8% से इंक्रीज कर रहे हो, नहीं, फिर यहां पे तो डायरेक्ट कर दो। आपको जब एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, पहले क्या करो, 20% इंक्रीज हो रही है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी 120/100 भी लिख सकते हो यहाँ पे, और डायरेक्ट 6/5 भी लिख सकते हो। पहले क्या करो, 6/5 कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे आगे अब ये क्या होगी, ये इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। उसके बाद इस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को दोबारा से 10% डिक्रीज करना है। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 पे 1 का डिक्रीमेंट यानी 9/10, ऐसा करेंगे। अब ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, सक्सेसिव में हमेशा यही होगा, पहला इंक्रीमेंट का जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, फिर दूसरा इंक्रीमेंट का फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई, आगे आगे सक्सेसिवली मल्टीप्लाई होता जाएगा ये। अब फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा यहां से, जैसे कि ये 50 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपकी फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, हमें पहले 8% कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद इसको 8% से इंक्रीज करें, फिर यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करें, एक बार में ही कर दो बस, ठीक है। तो सक्सेसिव के क्वेश्चन, पॉपुलेशन टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ गए, वो हमेशा क्या होते हैं, सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज होती है पॉपुलेशन हमेशा, ठीक है। या हाइट ऑफ ट्री है, जैसे मान लिया आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि ट्री पे, जैसे हम करेंगे 1-2 क्वेश्चन कि ट्री की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो सक्सेसिवली होती है लगभग, ठीक है, सक्सेसिवली ही होता है वो क्वेश्चन। और जैसे कि किसी मशीन की या किसी गाड़ी की जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो भी सक्सेसिवली होगी, ठीक है। या किसी प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, वो सक्सेसिवली दी जाएगी लगभग, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ करते हैं जिनमें ये इस टाइप के कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई ना, किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करोगे, फिर आप ये चीज यूज नहीं करोगे वहां पे, सिर्फ यहाँ पे तभी यूज करना है ये चीज जब आपसे सिर्फ इफेक्ट पूछा जाए कि ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है, कितना % इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस केस में आप ये मेथड यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, मैं एक ये क्वेश्चन बताता हूं आपको। If 20% of a number is added to itself, then it becomes 744. Find the original number. इसको कैसे करोगे, एक बार करो ट्राई आप। किसी नंबर को 20%, उस नंबर में उसी का 20% ऐड किया गया है, तो वो नंबर ये बन गया 744। तो ओरिजिनल नंबर क्या था ये बताना आपको। हम्म, 620। ठीक, हो गया। अब देखो, एक तो ये तरीका है कि देखो कोई नंबर है n, ठीक है, इसे क्या किया जा रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है, और ये नंबर कितना बन रहा है, 744 बन रहा है। तो वो ओरिजिनल नंबर यानी n नंबर क्या है, ये पूछा गया। एक तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि कोई नंबर n है और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20% इंक्रीज होने का मतलब इसका 1/5 इंक्रीज हुआ है। 1/5 इंक्रीज होने का मतलब कितने गुना करेंगे इसको, 6/5 टाइम्स कर दो, 6/5 टाइम्स कर दो, और ये नंबर बन जाएगा 744। तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 744 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और डिवाइड 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, ये 620, ये हमारा नंबर होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप वर्बली कर सकते हो इसको। तो वर्बली कैसे कर सकते हो, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से सुनना, 20% इंक्रीज किया जा रहा है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, मतलब 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, समझ रहे हो। अब अगर 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वो नंबर 5 से 6 हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है।
मतलब पहले अगर वो नंबर 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया है, 6 यूनिट हो गया, और वो 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 744। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 744 को 6 से डिवाइड करोगे, और फिर 5 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे। यही तो करना है। अगर आप वर्बली कर सकते हो तो कर सकते हो कि 6 से डिवाइड करो, माइंड में भी कर सकते हो आप ये चीज, नहीं डायरेक्ट आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है 744 को 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करना, आंसर लिख देना है, बस इतना ही करना है। मतलब स्पेस आपने रफ वर्क के लिए इतना ही यूज करना है, इतना कुछ नहीं करना, ना ही उसको एक्स वैक्स मान के, कि पहले हम जब से स्कूल टाइम में क्या करते हैं, लेट द नंबर इज एक्स, ऐसे ही करते थे ना, फिर उसको 20% इंक्रीज किया है तो प्लस एक्स का 20%, फिर ये नंबर 744 बन गया है, ऐसे करते थे। फिर ये x प्लस इसका 20/100 करेंगे तो ये 1/5 x हो जाएगा इज इक्वल टू 744। ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। स्कूल के एग्जाम नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। सिंपली आपने कंसेप्ट को समझना है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस नंबर से किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, बस वो यूज करो, डायरेक्ट कर दो, बस आंसर निकाल दो, जरूरत ही नहीं है इतना कुछ करने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बताओ इफ 22 एंड, अब वही है, अब जैसे अगर मान लो वो एक्स वैक्स मान के वो पूरा मेथड करोगे तो ये कहाँ कैसे यूज करोगे, फिर इस तरह की परसेंटेज, वहां पे फिर पजल हो जाओगे। फ्रैक्शन का यूज करना, क्या दे रखा है, इफ 22 एंड 2/9% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द नंबर बिकम 224, देन फाइंड 15% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी पहले आपको ओरिजिनल नंबर कैलकुलेट करना है, उसके बाद 15% उसका कैलकुलेट कर देना। 288, शायद यही आएगा, नहीं 15% कैलकुलेट करना है ना बाद में इसका, फाइंड 15% ऑफ दैट नंबर। ये तो ओरिजिनल नंबर आया होगा आपका, बताओ जल्दी। हाँ देख लेना जो भी है इसका, 228 ये बनेगा 14, कितना आ रहा है 331, इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा। अरे 15% सिर्फ कैलकुलेट करना उसका, 15% जो आपका ओरिजिनल जो नंबर है उसका हाँ हाँ इतना कुछ आया। हम्म। हो गया। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स देखो, इफ 22 and 2/9% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब 22 and 2/9% फ्रैक्शन 2/9, मतलब 9 का 22 and 2/9% कितना होगा, 2 होगा। सो मतलब कोई नंबर अगर 9 है, कोई भी नंबर अगर 9 यूनिट है, ठीक है, तो उसमें इसका 22 and 2/9% यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो कितना बनेगा 7। सो वो नंबर क्या बन जाएगा 7, बट हमें क्या गिवन है कि वो नंबर 224 बन रहा है, तो इट मीन्स 7 यूनिट की वैल्यू क्या है। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 यानी 32 आ जाएगी। 7 का 32 टाइम्स है ये, तो इसका भी 32 टाइम्स कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 288। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। बस अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका 15% कैलकुलेट करना है, तो 288 का 15% कैलकुलेट करना है।
तो आप एक तो ये तरीका है कि आप 288 का 15% ऐसे कैलकुलेट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, या वर्बली ये देख सकते हो, ब्रेक करो इसको। 15% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस 5%, है ना। ये आदत डालनी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन में, ये अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट मतलब कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको उठा के बस पेन कॉपी उठा के लिखना शुरू मत करो। आप वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि पहले इसका 10% देखते हैं कि इसका 10% हमें क्या पता है कि 28.8 बनेगा, है ना। फिर 5% हमें ये पता है कि 10% का हाफ होता है, तो इसका हाफ कर दो और ऐड कर दो। अब आपको पता है 28 और 14 कितना होता है, 42 होता है ना, और 0.8 एंड 0.4 कितना होगा, 1.2, तो 42 प्लस 1.2 43.2। इस तरह से कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। और इसके लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में डायरेक्टली वर्बली करो कैलकुलेशन इसको। वर्बली जितना सोचोगे, जितना ज्यादा मतलब कैलकुलेशन दिमाग में करोगे, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 43.2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ना, बताइए। If 75 is added to a number, then it becomes 137.5% of itself. Find the number. टू 100 75 ऐड किया ना, हाँ ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में मैंने कि देखो क्या दिया इसमें, देखो कोई नंबर है, ठीक है, उसमें अगर 75 ऐड किया गया है तो ये खुद का 137.5% ऑफ n, यानी n खुद का ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो हमें ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको समझो कैसे। अब सबसे पहले तो फ्रैक्शन अगर आपने यूज करना है तो इसका फ्रैक्शन देखिए, ये क्या होगा 137.5% मतलब 100% प्लस 37। 100 का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1 और 37.5% 3/8, तो ये क्या बन जाएगा 11/8। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं 8 अगर हमारा नंबर है कोई, तो उसका 137.5% कितना बनेगा 11 बनेगा, ये तो पता है, ठीक है। मतलब अगर वो हमारा नंबर 8 यूनिट है तो जब इस 8 यूनिट में 75 ऐड किया गया तो ये खुद का यानी 8 का 137.5% बन गया, यानी कि कितना बन गया वो 11 बन गया, ये नंबर 11 बन गया। कोई नंबर ओरिजिनल हमारा 8 यूनिट था और जब उसमें 75 ऐड किया तो वो नंबर खुद का 137.5% यानी कि 11 बन गया है। ये 11 का इंक्रीमेंट नहीं है, इसमें 11 खुद बन गया है, ठीक है। 8 से 11 बन गया। अब मुझे बताओ 8 से 11 बनने में इसमें कितने यूनिट ऐड किया गया है 3 यूनिट ऐड किया गया है, और एक्चुअल में कितना ऐड किया गया है 75। सो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 75, 1 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 25, सो 8 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू, आंसर आ गया हमारा, ठीक है, क्लियर। या आप उस तरीके से ये भी कर सकते हो, अगर ये चीज नहीं दिमाग में आ रही है तो मतलब n प्लस 75 और 137.5% का मतलब होता है 11/8 इंटू
एन। अब यहां से सोल्व करके इसको एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये एन इधर माइनस होगा तो ये 75 इज इक्वल टू ये एन माइनस करेंगे तो ये 11/8n माइनस एन, तो 8n माइनस होगा तो यानी कि 3/8n आ जाएगा ये। ठीक है, सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 75 इंटू 8 और डिवाइड बाई 3, वही आ जाएगा 200। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीजें आप वर्बली कर सकते हो अगर ये चीज आपको फ्रैक्शन पता है कि इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन का यूज अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट ये बताओ, इफ द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन be increased by 25% and its denominator is diminished by 15%, then the fraction become 35/17. Find the original fraction. बताओ जल्दी से। It's 1/5 और देखते हैं। देखो, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना उसको सिंपल करो कि जैसे ओरिजिनल फ्रैक्शन आप x/y मान लो, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, नोमिनेटर को 25% इंक्रीज किया गया है, तो किसी नंबर को अगर 25% इंक्रीज करते हैं तो वो खुद का कितना परसेंट हो जाएगा, 125% हो जाएगा ना, है ना। अगर आपको परसेंटेज सिंपल सी दे रखी है ना, जैसे 25%, 20%, 10%, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज में ही इसको इंक्रीज करो। ठीक है, 10% इंक्रीज हो रहा है मतलब 110% हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है मतलब वो 90% हो रहा है। ठीक है, ऐसा करना है। तो ये जो x है न्यूमरेटर है, इसको 25% इंक्रीज किया गया, तो यानी ये खुद का 125% हो गया। ऐसे एज इट इज लिख दो इसको। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या किया गया, 15% डिक्रीज किया गया, तो ये खुद का कितना परसेंट हो जाएगा, 85% हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, जब नोमिनेटर को 25% इंक्रीज कर दिया यानी खुद का 125% हो जाएगा, डिनोमिनेटर को 15% डिक्रीज कर दिया मींस ये खुद का 85% हो जाएगा। तो अब ये जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल बन जाएगा, 35/17। सिंप्लीफाई कर दो, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 5 पे कैंसिल आउट करेंगे 17 हो जाएगा, ये 17 से यहां 17 1 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 25 मीन्स 7/5। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहां फ्रैक्शन यूज नहीं करना, फ्रैक्शन करेंगे यूज जैसे कि अगर आगे मान लिया ये जो 25% 15% जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखा है ना, ये अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो जैसे 22 एंड 2/9% दे रखा है, 14 एंड 2/7% दे रखा है, वहां पे हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखो इसमें होगा, इसमें कर सकते हो फ्रैक्शन का यूज।
डिवाइड टू आ रहा है, करते हैं चेक। हाँ जी हुआ। बाकी स्टूडेंट्स देखो, फ्रैक्शन क्या हमारा एक्स बाई वाई, ठीक है। न्यूमरेटर को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है ना, 11 एंड 1/9%। अब आप बताओ मुझे 11 एंड 1/9% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/9। किसी नंबर को 1/9 से इंक्रीज करने का मतलब उसको कितने से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 1 यानी 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 10/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसको 11 एंड 1/9% इंक्रीज किया गया। सिंपल। आगे है, नेक्स्ट देखो क्या है, 8 एंड 1/3% से डिक्रीज किया जा रहा है डिनोमिनेटर को। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/12 बनेगा। मतलब 1/12 से डिक्रीज करने का मतलब 12 पे 1 का डिक्रीमेंट, इट मीन्स कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 11/12 टाइम्स करना पड़ेगा। तब ये जाके फ्रैक्शन क्या बन रहा है हमारा, 15/22। ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे x बाई वाई, अब ये जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा इधर, और जैसे ये डिवाइड में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये 15/22 को जब इसको डिवाइड में लेके जाएंगे इधर तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10/9 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 9/10 हो जाएगा। इसी तरह से ये एज इट इज मल्टीप्लाई में चला जाएगा यूं का यूं, यानी कि 11/12। बस कर दो सोल्व इसको, कुछ भी नहीं है। ठीक है। जैसे 11 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से ये 2 पे कैंसिल, 9/16 आंसर हो गया। ठीक है। तो जब परसेंटेज सिंपल दे रखी है तो डायरेक्ट आप परसेंटेज में इंक्रीमेंट कर दो, वहां पे फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में है तो वहां पे फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर। ये बताइए